बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। क्या दुनिया तबाह होने जा रही है और इस दुनिया को इंसान ख़ुद अपने हाथ से तबाह करेगा? किस किस्म की जंगी तैयारियां इस वक्त यूरोप, अमेरिका समेत दीगर ममालिक कर रहे हैं, इस हवाले से इंतहाई हैरान कुन एदाद शुमार आए हैं जो मैं आपको अभी बताऊँगा। और इसके साथ ही आपको पता है कि फ्लोटिला स्मूथ के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त वो लोग जो कि इसराइल ने गिरफ्तार किए हैं वो किस जगह पे हैं और क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इस हवाले से आपको इन्फॉर्म करूंगा। और इसके साथ साथ टोनी ब्लेयर, इसराइल और ट्रंप का नेक्सस पकड़ा गया है, किस तरीके से उस मुआहदे के अंदर तरमीम की गई, टोनी ब्लेयर से क्या मकासद हासिल किए जाएंगे, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल है। और फिर ये बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ट्रंप के अमन मुआहदे के हवाले से अपने मौक़िफ़ से पीछे हट चुका है। क्यों हटा है और इस हवाले से क्या वजूहात थी, किस किस्म का दबाव था, इस पर भी बात करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दुनिया किस तरह तबाह होने जा रही है। चंद दिन पहले मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई जिससे चीन के सदर जी जिनपिंग ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि चीन बहुत जल्दी अपनी जो कार्बन है उसका 7% कम करने जा रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वो ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही फिर हमें ये खबर मिलती है कि अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ जो कि F-35 बनाती है $12 अरब का मुआहदा किया है अपने F-35 के जो 16 और 17 ब्लॉक के उनकी जो वेरिएंट है उसको अपग्रेड करने के लिए। और इसके साथ ही 296 से 300 F-35 के नए ऑर्डर दिए गए हैं। हम ये देखते हैं कि 2023 में जंगी अखराजात $2.3 ट्रिलियन थे, 2024 में वो बढ़ के 10 से 12% वो बढ़े हैं और $2.7 ट्रिलियन हो गए हैं। और इस वक्त जो हमारे पास एदादो शुमार आ रहे हैं 2024 में 100 ममालिक ने अपने जंगी अखराजात में इजाफा किया है। यूरोप अगले 10 साल के अंदर अपने जीडीपी के 2% से 5% पे जाने का प्लान कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जंगी अखराजात, यानी कि जो अखराजात वो इस वक्त कर रहा है और डबल से भी ज़्यादा वो अखराजात इसके ऊपर करेगा। और इस वक्त जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 2035 तक $6.6 ट्रिलियन असला, जंगों और दीगर चीज़ों के ऊपर दिफाई बजट्स पर खर्च होगा, यानी कि अगले 10 साल के अंदर 3 गुना इजाफा हथियारों की दौड़ में होने जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि कहाँ दुनिया तबाह हो रही है, कहाँ ये हथियारों की बातें कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 2021 से 2023 में यूरोप की फ़ौज ने, सिर्फ यूरोप की फ़ौज ने कार्बन अखराज, जो इजाफी कार्बन अखराज किया है, 3 करोड़ टन का इजाफा उसके अंदर हुआ है, जो कि 80 लाख गाड़ियां रोड पर लाने के बराबर है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अमेरिकी फ़ौज ने गुज़िश्ता 50 सालों के अंदर जितना भी पेट्रोल खर्च किया है उसका 55% जो जेट इंजन हैं उनमें इस्तेमाल हुआ है। और एक F-35 12 मिनट में जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है, बरतानिया में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी उतना फ्यूल 1 साल के अंदर इस्तेमाल करती है। और सिर्फ गज़ा और इसराइल की जंग के दौरान 1.9 मिलियन टन कार्बन जो है वो इजाफी खारिज हुआ है। और हम जो है हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है और दुनिया जंगी हथियारें बना रही है, टैंक बना रही है, दीगर चीज़ें बना रही है, लेकिन उसके अंदर सारे का सारा उसको चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। और वो फ्यूल जो कार्बन क्रिएट कर रहा है वो क्लाइमेट हैज़र्ड की वजूहात बन रहा है। और इस हवाले से जो मामलात हैं वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि हालात तो इसराइल में भी बहुत ज़्यादा ख़राब किए हुए हैं। आपको पता है कि फ्लोटिला स्मूथ के नाम से एक 40 कश्तियों का काफिला जो है
बेसिकली वो नहीं जा सकते हैं गज़ा में, किसी सूरत भी नहीं वो जा सकते, जितनी सख्त नाकाबंदी इसराइल में की हुई है। लेकिन इस तरह की कश्तियों का और इस तरह के काफ़िलों का मकसद ये होता है कि एक अलामती सपोर्ट ज़ाहिर की जाए और उसके अंदर जो इंसानी इमदाद की बुनियाद पे जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसको जब वो रोकते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर उसका चर्चा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ चर्चा ही इस फ्लोटिला स्मूथ का मकसद था। अब हो ये रहा है कि 40 जहाज़, 450 लोग और 40 ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन रात को 8:30 बजे जब ये गज़ा से 70 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं तो इस्राएली आर्मी इन पर पहले आग बरसाती है और फिर इनकी कश्तियों में आ जाती है और इनको गिरफ्तार करके ले जाती है। कहा यह जा रहा है कि अभी भी 23 कश्तियाँ गज़ा के जो समंदरी हदूद है उसके अंदर दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन बकाया कश्तियों को ना सिर्फ वहाँ पे लोगों को 200 लोगों को इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया है और वो उसको इसराइल ले गए हैं और इन सब लोगों को मुल्क बदर करने का प्लान कर लिया गया है। और उस हवाले से जो इंफॉर्मेशन है एक्स पे इसराइल के वजारत ने उस हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो रिलीज़ कर दिया। अब जो ये लोग गिरफ्तार हुए हैं 201, इसमें स्पेन के 30, इटली के 22, तुर्की के 21 और मलेशिया से तकरीबन 12 लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि टोनी ब्लेयर का नाम जैसे ही सामने आया, पूरी जो अरब है वो एक टांग पे खड़ा हो गया कि भाई इसको क्यों लगा रहे हो। तो फिर जब इसके ऊपर तहकीक की तो बहुत कुछ सामने आया। टोनी ब्लेयर जो हैं, कहा यह जा रहा है कि ये अपनी मिडल ईस्ट के अंदर अनफिनिश्ड जॉब मुकम्मल करने के लिए आ रहे हैं। टोनी ब्लेयर के बारे में आपको पता है कि इन्होंने 10 साल तक 1997 से लेके 2007 तक ये हुक्मरान रहे हैं यूके के। लेकिन जैसे ही ये वहाँ पे रिटायर होते हैं या आप ये समझ लें कि ये ओहदा छोड़ते हैं तो फौरी तौर पे इनको इनवाई ऑफ द क्वार्टेट ऑन मिडल ईस्ट लगा दिया जाता है, जिसमें ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से, यूएन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और रशिया की तरफ से वहाँ पे सफ़ीर के तौर पे काम करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि इनका टारगेट ये था कि फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान जो पीस है उसको फैसिलिटेट करना, उसके लिए रास्ता हमवार करना। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या और इनके ऊपर इल्ज़ामात किस किस्म के लगे। उन्होंने कहा कि जनाब ये रीजन के लिए इस वक्त एक बाइस्ड फिगर है और इसराइल की मजम्मत करने से ये हमेशा इज्तनाब करता है। फ़लस्तीनी हुकाम के साथ इसके ताल्लुकात हमेशा ख़राब रहते हैं। ये इसराइल और वेस्ट के बहुत क्लोज़ है। अभी जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि खिचड़ी क्या पक्की है वाइट हाउस के अंदर, वो अलग से है, लेकिन आप टोनी ब्लेयर की ज़रा कहानी सुन लें, उस खिचड़ी में भी टोनी ब्लेयर शामिल है। अब वो ये कहा जाता है कि जनाब इन्होंने कभी भी गज़ा ये नहीं गए, ना ही इन्होंने कभी भी हमास को अंगेज किया बातचीत के हवाले से, और ये मोस्ट मिसट्रस्टेड फिगर हैं दुनिया के अंदर। और 2003 के अंदर इराक के मामलात को इन्होंने गलत तरीके से प्रिडिक्ट किया और इन्होंने कहा कि सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं और अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया इराक पर, जहां लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। और मुज़ाकरात के साथ इन्होंने मसले को हल करने की कोशिश नहीं की और जो थ्रेट थी उसको इंतहाई एग्जैजरेट करके इन्होंने पेश किया। इसलिए कहा जाता है कि इनको वार क्रिमिनल के तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रीट किया जाना चाहिए। ये एक हमास के लिए ये एक नेगेटिव फिगर है और ये बेसिकली जो इनके ऊपर एतराज़ आ रहा है वो भी ये आ रहा है कि ये बाहर के बंदे हैं और ये अपनी गलतियां दोहराएंगे, इनके ऊपर बदएतमादी है और ये ज़ख्मों पे नमक छिड़केंगे, ना कि उसके ऊपर मरहम लगाएं। लेकिन मामलात तो किसी और तरफ जा रहे हैं। जब हम खोज लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जनाब मौसूफ अगस्त के महीने में वाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, बैकग्राउंड के अंदर ये ट्रंप के दामाद जैरिड कुशनर के साथ और उनके जो मिडल ईस्ट के मशीर हैं स्टीव विटकॉफ, उनके साथ जनाब ये मीटिंगें कर रहे थे और गज़ा जंग के बाद की हिकमत अमली तैयार कर रहे थे। अब आपको ये पता है कि स्टीव विटकॉफ और जैरिड कुशनर इतने क्लोज क्यों हैं?
लास्ट टाइम जब ट्रंप सदर बने थे तो जैरेड कुशनर जो हैं वो मिडल ईस्ट के उनके मुशीर थे। कहा यह जाता है कि वो यहूदी लाबी के इंतहाई करीब हैं, बल्कि उनका हिस्सा है और यहाँ पे वो इसराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और स्टीव विटकॉफ भी उनके इंतहाई करीब है या उनकी पर्ची हैं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो कि इस बात को साबित कर रही हैं कि टोनी ब्लेयर किसी भी लिहाज से इस खित्ते के लिए या गज़ा के मामले में इंसाफ को अपने हाथों से नहीं बांट सकते, या आप ये कह सकते हैं कि उनसे इंसाफ की किसी भी किस्म की तवक्का नहीं है। लेकिन इसके साथ ही खबर ये आती है कि जनाब पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि यार ये कोई प्रेशर था या क्या वजूहात थी, क्यों अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया, क्यों ये कहा गया कि हम अब्राहम अकॉर्ड का किसी भी सूरत हिस्सा बनने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो बात यह है कि जनाब ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलके उस मुआहदे के अंदर तरमीम कर दी है और उस तरमीम की सूरत में जो 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी सूरत ना तो हमास को कबूल होंगी और ना ही इस्लामी दुनिया को वो कबूल हो सकती हैं। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जनाब जब मुलाकात हुई और जब तब्दीलियाँ हुई तो एक सबसे बड़ी जो शर्त थी वो ये थी कि इस्राएली फ़ौज वो इलाका छोड़ देगी जैसे ही अमन फ़ौज वहाँ पे आती है, लेकिन उसको चेंज करके और पहले वो स्टेप वाइज था कि पहले इतनी फ़ौज वापस आएगी, फिर इतनी आएगी, फिर इन्होंने उसको बिल्कुल गैर मुहिम कर दिया और उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ इसको जोड़ दिया। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हिफाजती ज़ोन जब कायम करने की तजवीज़ भी बाद में शामिल की गई है, पहले नहीं थी। और इसके साथ ही सागदार ने भी कह दिया कि हम किसी भी किस्म के अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। कतर समेत 2 अरब ममालिक ने यकीन दहानी करवाई थी कि हमास ये सब शर्तें मान जाएगा। बज़ाहिर इसराइली फ़ौज की नेतन्याहू की ख्वाहिश के मुताबिक होगी, लेकिन ट्रंप के मंसूबे में मरहलावार वापसी शामिल थी और वापसी के मराइल हमास के हथियार डालने के पेशरफ से जोड़े हुए होंगे। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल गैर मुसल्ला कर दिया जाए, सुरंगें तबाह कर दी जाएँ, तमाम हथियार फेंक दिए जाएँ, आम माफ़ी मांगी जाए और जो लोग माफ़ी नहीं मांगते वो मुल्क छोड़ के चले जाएँ। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमास को कबूल नहीं होंगी, ख़ास तौर पे हथियार तबाह करने वाली। तो अब हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। पहले बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अभी पाकिस्तान के हवाले से जो क़यास रहियाँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान ने जो करना था कर लिया, अब वो पीछे बैठ के चीज़ों को देखेगा और जैसे ही मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब कोई भी फैसला करने में कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान अपने ब्रादर इस्लामी और अरब ममालिक का साथ देगा और उनके मिशन को सपोर्ट करेगा। ये वो सूरत हाल है इस वक्त जो कि लम्हा ब लम्हा बदल रही है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक के लिए दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।